नमस्कार, आप देख रहे हो हम टीवी भारत। मध्य प्रदेश से राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रणनीति के तहत चली कार्रवाई ने ऐतिहासिक परिणाम दिया है। बालाघाट में अंतिम पंजीकृत नक्सली दीपक के आत्मसमर्पण के बाद राज्य सरकार ने इससे नक्सल मुक्त प्रदेश घोषित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट, मंडला और ढिंडोरी के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थिति की समीक्षा की और पूरे अभियान में शामिल सुरक्षा बलों की सराहना की। और सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का विशेष धन्यवाद देते हुए कहा, एमपी में लाल सलाम को पूर्ण विराम लग गया है। उन्होंने नक्सल ऑपरेशन में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी कुर्बानी ने प्रदेश को भय और लाल आतंक से मुक्त कराया है। और मध्य प्रदेश पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र बल, मैं आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा एक समेकित रूप से आज़ादी के बाद का ये नक्सलवादी आंदोलन के खिलाफ जो अभियान प्रारंभ हुआ, सच में ये माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री जी की राज्यों के साथ नक्सलवादी माओवादियों के खिलाफ जो समेकित अभियान चलाया, उसकी अद्भुत घटना हमारे राज्य दर राज्य लगातार सक्रिय सफलता प्राप्त करते जा रहे। मध्य प्रदेश उसमें हमारे अपने जवानों के साथ जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ भी दी है, आम नागरिक भी हतोत्साहित और जान माल से उन्होंने अपने हाथ धोए। 1988 और 90 से प्रारंभ होने वाला ये लाल सलाम का माओवादी एक तरह से आतंक का अभियान आज मध्य प्रदेश में इस पर पूर्ण विराम लगा है। मध्य प्रदेश की पुलिस को बधाई, सभी को बधाई। इस अवसर पर मैं बालाघाट के अमर शहीद जो इस पूरे अभियान तक लगातार हमारे पुलिस बल के नक्सल मुक्त अभियान में सारे जवानों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। स्मरण भी करूँगा मोहनलाल जखमोला जी, स्वर्गीय श्री कृष्ण जी, स्वर्गीय प्रेम सिंह रावत जी, स्वर्गीय तारकेश्वर पांडे जी, स्वर्गीय अमलानंद कोटनाला जी, स्वर्गीय जगपाल सिंह जी, स्वर्गीय मोतीलाल नरवारिया जी, स्वर्गीय रामचरण जी, स्वर्गीय रविन्द्रनाथ द्विवेदी जी, स्वर्गीय बंजारीलाल मार्को जी, स्वर्गीय करण सिंह जी, स्वर्गीय बंस बहादुर प्रसाद जी, स्वर्गीय जागेश्वर प्रसाद पांडे जी, स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, स्वर्गीय गंगा प्रसाद मिश्रा जी, स्वर्गीय देवेंद्र कुमार जी, स्वर्गीय बैजनाथ सिंह परिहार जी, स्वर्गीय रमेश कुमार पांडे जी, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद दुबे जी, लल्लू लाल कोल जी, शिव कुमार परते जी, बिहारी लाल श्रीवास जी, श्री हनुमंत सिंह जी, श्री फूल सिंह कुनो जी कुमरे जी, स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव जी, स्वर्गीय कृष्णा बाबू जी, स्वर्गीय मुन्नालाल बिसेन जी, स्वर्गीय रूप नारायण बंसल जी, स्वर्गीय दंगल सिंह ठाकुर जी, स्वर्गीय जगदीश दवंडे जी, स्वर्गीय जित सिंह टेकाम, स्वर्गीय छन्नूलाल बिसेन, स्वर्गीय रोदनलाल पटले, स्वर्गीय रक्षित शुक्ला जी, स्वर्गीय कोमल प्रसाद चौधरी जी, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, स्वर्गीय हरीश चंद्र रहंग डाले और अभी अभी जिनके लिए हमने सबने हमारे मन में जिसका कष्ट भी है और गर्व भी है, स्वर्गीय आशीष शर्मा जी। ये हमारे पुलिस के सारे बहादुर अधिकारी जवान जिन्होंने इस पूरे मुहिम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए नक्सलवाद को, माननीय गृह मंत्री जी का अभियान था कि 2026 जनवरी के पहले या तो हम नक्सलवाद के
इस अभियान में मार देंगे या सरेंडर करवाएंगे। मैं आज आप इस अवसर पर मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की जनता सबको बधाई देना चाहूँगा। नक्सलवाद की इस लड़ाई में 42 दिन के अंतिम 42 दिन का हिसाब बताना चाहूँगा तो 42 दिन में 42 सरेंडर हमारी पुलिस ने कराए। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि ये इस नाते से भी है कि हमारे आज के इस सरेंडर के बाद मध्य प्रदेश में माओवादियों की संख्या केवल 2 थी, जिसमें दीपक उइके निवासी पल्लागोंडी जिला बालाघाट और रोहित जिला बीजापुर दोनों सशस्त्र नक्सल कैडरों ने बालाघाट में सीआरपीएफ कोर का शिविर में आत्मसमर्पण किया है। हाल ही में आत्मसमर्पण किए गए कैडरों से पूछताछ में प्राप्त जानकारी के अनुसार अब मध्य प्रदेश में सक्रिय एमएमसी जोन के सभी सूचीबद्ध सशस्त्र कैडरों को या तो धराशायी कर दिया गया है या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक और वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारी सरकार को इस उपलब्धि से अपने आप पे गर्व भी है और मुझे मध्य प्रदेश और देश को बधाई देने में थोड़ा सा जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला करके, चाहे आम नागरिक हो, सशस्त्र बल हो या हमारी पूर्ववर्ती सरकार के कोई मंत्री का दिवंगत होना हो, उल्लेखनीय ये मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि ये हमारे इस सरेंडर के माध्यम से लगभग ये जो 1/11, 2/11, 22/11, 22/11 ये जिस प्रकार से सरेंडर हुए हैं, बालाघाट में सुनीता ओयाम 14 लाख खेरागढ़, सुशील कुमार 14 लाख खेरागढ़, धनुष उर्फ मुन्ना 42 लाख, नारायणपुर सनकू विमला तुलसा 42 लाख, गोंदिया में सरेंडर करा विकास 90 लाख, बालाघाट में लगभग 9 लोगों ने जो सरेंडर किया, 10 के साथ इनमें 236 लाख, खेरागढ़ में जिनने सरेंडर किया 11 लोगों ने, रामधेर सोमा उर्फ मज्जू भी और ये कबीर के साथ जिनने किया वो उनके साथ 236 लाख और रामधेर उर्फ सोमा मज्जी के देबू के खिलाफ। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज बसपा संगठन ने नई ऊर्जा देने वाला बड़ा बदलाव हुआ है। बसपा के प्रमुख कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडवाल और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत हेमंत खंडवाल के संबोधन से हुई। उन्होंने श्याम टेलर को जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और कहा कि बसपा हमेशा योग्य और कर्मठ कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है। खंडवाल ने संगठन की मजबूती, अनुशासन, युवाओं को महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस शासनकाल की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बसपा सरकार ने नक्सलवाद को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया है। उन्होंने जिला विकास समितियों और संगठन विस्तार की आगामी योजनाओं पर भी बात की। इसके बाद पहली बार प्रदेश अध्यक्ष ने के रूप में मंच से संबोधित करते हुए श्याम टेलर ने कहा कि पार्टी सेवा उनके लिए सम्मान है और वे संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। टेलर ने कहा कि बसपा केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र हित की पहचान है। उन्होंने युवाओं को जोड़कर संगठन में नई शक्ति तैयार करने की बात कही और जनता हुआ कार्यकर्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखने का संकल्प व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं वैभव को भी बधाई देना चाहूंगा। आपने अपने योग्य उत्तराधिकारी के हाथ में काम दिया और सुयोग्य तरीके से आपने भी संचालन किया। वैभव पवार जी हमारे युवा मोर्चा के अभी पदभार हुआ के बाकी है,
पैदल ही हो गया। मेरी अपनी ओर से निवृत्तमान और पदभार समित दायित्ववान दोनों मित्रों को बधाई। दोनों छोटे भाई हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन हर एक कोई ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब मैं आपसे कोई बात करने आ रहा हूं, पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह हर एक काम में कदम से कदम मिलाकर के गृह मंत्री जो रोल अदा करते हैं, श्रीमान अमित शाह जी के लिए भी इसी प्रकार से अभिनंदन करें। कैसा सुखद समय चल रहा है, और ऐसे समय में जब हमारे विचारधारा के बलबूते पर दुनिया भारतीय जनता पार्टी और भारत की तरफ देख रही है, और बदलते दौर में भारत अपनी जो पहचान बना रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा संगठन भी उतनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है जितना अपना देश भी बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लिए करें। आज दुनिया के सामने भारत की पहचान एक अलग रूप में जानी जा रही है, और हम सब उसके लक्षण भी देख रहे हैं। भारत की पहचान जिस प्रकार से भारत के बाहर, भारत के अंदर, चारों तरफ ये हमने अपना चुनाव चिन्ह कीचड़ के अंदर खिलता कमल अगर रखा है, तो हमारा चुनाव चिन्ह वास्तव में सार्थक भी हो रहा है। हम अगर राजनीति की देश के अंदर की हालत देखें तो वो भी हमको दिखाई देता है। वो दुनिया के अंदर देखें कि दुनिया के अंदर जब अपन 200 से ज्यादा देशों की तरफ देखते हैं तो आपको सब दिखाई देगा, लेकिन हमें गर्व है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो हमें गर्व है, हमारा भारत है। जोरदार अभिनंदन भारत के गणतंत्र के लिए। और उससे बड़ा सौभाग्य हमारी और आपकी आंखों के सामने बनता दिखाई दे रहा है। दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री जनता का आशीर्वाद लेकर के तीसरी बार उतनी ताकत के साथ सेवा कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का भी कर। ये इसलिए मैंने सारी बात कर दी है कि हमारे बीच हम अपने आज नए दायित्ववान कार्यकर्ताओं की तरफ देख रहे हैं, युवा मोर्चा की तरफ देख रहे हैं। युवा मोर्चा के माध्यम से जन्म शताब्दी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर लें। ये अटल जी की जन्म शताब्दी है। हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी एक नाम ही पर्याप्त है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी की सरकार भाजपा के माध्यम से 1968 में अटल जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद जनसंघ के अध्यक्ष बनकर अपनी पहचान बनाई, और अध्यक्ष बनने के बाद जब 3 बार प्रधानमंत्री बने और जिस प्रकार से गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया, और मोदी जी ने उससे आगे बढ़ करके सड़क के माध्यम से गांव-गांव में गरीबों के लिए मकान, घर में गैस के चूल्हे, अनाज, सभी प्रकार की सुविधा देते सरकार के माध्यम से देश को भी दुनिया के सामने चौथी अर्थव्यवस्था। और इतना ही गर्व है कि आज हमारे देश की सशस्त्र सेना के बलबूते पर भारत एकमात्र ऐसा देश बना जो खास करके, वैसे तो 3 देश है, इजराइल, अमेरिका और भारत, जो अपने दुश्मनों से उनके घर में दुश्मनों को मारने का दम रखता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। युवा मोर्चा एक परिवार की शुरुआत होता है। युवा मोर्चा एक परिवार की पहचान होता है। जैसे किसी भी परिवार में क्या संस्कार है, उसकी पहचान उस परिवार के पुत्र से, उसके परिवार की पुत्री से, युवा से होती है। ऐसे ही किसी भी देश का भविष्य
आने वाले भविष्य में कोई देश कहां पहुंचेगा इसकी पहचान उसकी युवा शक्ति से होती है। समाज की पहचान भी युवा शक्ति से होती है और जैसे कोई परिवार की पहचान उसके युवा पुत्र और पुत्री से होती है, भारतीय जनता पार्टी की पहचान अगर किसी से है तो युवा मोर्चे से। युवा मोर्चा राजनीति की पहली सीढ़ी है। मैं वैभव भैया को बोल रहा था अभी शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद राजनीति शुरू होती है। और इसलिए युवा मोर्चा में आप क्या करते हैं, आप समाज में किस तरह का स्थान बनाते हैं, आपकी पहचान कैसे है, आपकी कार्यप्रणाली क्या रही, उससे भारतीय जनता पार्टी की पहचान होती है। मेरा युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आपको देख के लोग भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का अंदाज लगाते हैं और इसलिए आपका आचरण ऐसा रहे कि समाज आप पे गर्व कर सके, आपके कारण भारतीय जनता पार्टी का मान बढ़ सके, ऐसा आचरण आपका रहना चाहिए। मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा रहे कि समाज आपका सम्मान करे। होर्डिंग, पोस्टर और भाषण से आगे बढ़ के समाज में आपकी व्यक्तित्व की पहचान बने, लोगों के दिल पे आपकी पहचान बने, ऐसा व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। आज हजारों हजार युवा मोर्चे के कार्यकर्ता हमारे श्याम टेलर जी के पहले कार्यक्रम में आए। एक युवा कार्यकर्ता जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने युवा मोर्चे की बागडोर दी है। मैं समझता हूं उसके नेतृत्व में आप सब मिलके भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पहचान बनाएंगे कि हर घर, हर मोहल्ले में, हर पोलिंग पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और हर व्यक्ति के दिल में इस दल के प्रति, इस विचारधारा के प्रति सम्मान होगा। मैं आप सबका वंदन करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 11वें नंबर से 4थे नंबर की इकोनॉमी आ गए। कोई अलंकार की वस्तु नहीं है, यह पद नहीं दायित्व है, यह सम्मान नहीं चुनौती है, यह प्रतिष्ठा नहीं परीक्षा है। जो परीक्षा मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है, जो चुनौती मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है, आज उस चुनौती को आप सभी युवा कार्यकर्ताओं के बल पर स्वीकार करता हूं। यदि इस चुनौती को निभाने में यदि अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ी तो मित्रों पीछे नहीं हटूंगा, ऐसा विश्वास मित्रों। जिस प्रकार से अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस भारत की बात कर रहे थे, जिस युवा भारत की बात कर रहे थे कि 40 वर्ष से कम उम्र की अधिकतम आबादी इस भारत देश में रहती है। वी आर यंगेस्ट नेशन, एक अधूरा सच है। वी आर यंगेस्ट नेशन बट वी आर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक भारत, जिसके नेतृत्व करता आज देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के रूप में आज सारे विश्व के अंदर भारत की संस्कृति की गौरव पताका लहरा रही है मित्रों। और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मित्रों मैं अपने जीवन का एक जीवंत घटनाक्रम जो मैंने स्वयं अनुभव किया, जो कि मेरे जिले से आता है, वो आप सभी के बीच में सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, 2 मिनट का। पर मैं एक दिन महाकाल दर्शन करके अपने शाहजहांपुर घर की ओर लौट रहा था, तभी हाईवे पर एक जाम की स्थिति मैंने देखी। वाहन चालकों का एक प्रदर्शन था। नई हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बनी थी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अधिकारियों ने उस धरने को, उस प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करने के लिए उनको बुलाया। और जब प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करने के लिए उनको बुलाया तो अधिकारी महोदय ने कुछ अलग आवेश में बात की। उस एक वाहन चालक से कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुमने रोड जाम कैसे किया, तुम्हारी औकात क्या है। उस वाहन चालक की आंखों से आंसू भर आया। जब एक वाहन चालक, एक मजदूर, एक मजबूर की आंखों से आंसू भरा और वो आंसू की आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति तक पहुंची, तो समझ लेना मित्रों के सत्ता के शीर्ष पर कोई राजा नहीं बैठा है, कोई जनसेवक बैठा है। आज एक राजनीतिक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा
और जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते उन्हें गद्दार बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इस टिप्पणी पर कई राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है। समर्थकों ने कहना है कि वंदे मातरम देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है और इसे सम्मान देना हर नागरिक का कर्तव्य है। वही आलोचक यह सवाल उठा रहे हैं कि देशभक्ति को अनिवार्यता के तौर पर नहीं थोपा जा सकता और संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। बयान में अब्दुल कलाम और अशफाक उल्लाह खान जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यह धर्म का नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का मामला है। लेकिन गद्दार जैसे शब्दों के इस्तेमाल और लोगों को दूसरे देश जाने की सलाह राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया गया है। क्या ऐसा बयान समाज में विभाजन बढ़ाते हैं या फिर राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है? यह बहस फिलहाल तेजी से जारी है। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। वंदे मातरम ये राष्ट्र के सम्मान का सूचक है। वंदे मातरम ये वो राष्ट्रीय सम्मान है जिसको गाते हुए, गुनगुनाते हुए, आत्मसात करते हुए हमारे करोड़ों करोड़ों क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ये वंदे मातरम आजादी का प्रतीक है, आजादी की लड़ाई के संघर्ष का प्रतीक है। जो लोग ये कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे वो गद्दारों की श्रेणी में है। और यदि हिंदुस्तान में रहकर वंदे मातरम गाने में परहेज है तो पाकिस्तान चले जाओ। फिरका परस्ती की बातें करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, तुष्टीकरण की राजनीति करके चुनाव लड़ना और जीतने की कोशिश करना, यह अब इस देश में नहीं चलेगा। मैं फिर कहूंगा, जो वंदे मातरम नहीं गाता वो गद्दार है। ये धर्म विशेष का मामला नहीं है। अब्दुल कलाम साहब ने भी वंदे मातरम गाया, अशफाक उल्लाह जी ने भी वंदे मातरम गाया। और ये अब इस तरह की बातें करके यदि धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। और यदि गद्दारों को यदि वंदे मातरम गाने में परहेज है तो वो जाए और पाकिस्तान की नागरिकता ले ले। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।